हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे रीट मेंस लेवल 1 के टॉपिक मुगल साम्राज्य पर। यह टॉपिक रीट लेवल 1 में सामाजिक विषय के अंतर्गत आता है और पहला महत्वपूर्ण टॉपिक है। और रीट लेवल 2 एसएसटी के लिए भी ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। रीट लेवल 1 के लिए इस वीडियो में संपूर्ण चर्चा की गई है और एक ही वीडियो के अंतर्गत इसको संपूर्ण करने की कोशिश की है हमने। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आप शुरू से अंत तक बने रहिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ रीट लेवल 1 के सिलेबस के अकॉर्डिंग इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा और आपको किसी दूसरी पुस्तक का सहारा भी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। शुरू करते हैं। मुगल साम्राज्य, इसका संस्थापक बाबर था, लेकिन वास्तविक संस्थापक अकबर को माना जाता था क्योंकि सर्वाधिक शासनकाल अकबर का ही था। लैनपुल नामक एक लेखक था, उन्होंने माना है कि मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अकबर है। लैनपुल ने माना है। बाबर का वंश चगताई तुर्क था, माता इसकी मंगोल थी, पिता तुर्क था। मुगल साम्राज्य में सर्वाधिक शासनकाल करने वाला शासक अकबर था, जिन्होंने 49 वर्ष तक शासन किया था। औरंगजेब ने 48 वर्ष कम समय तक शासन रफीद उद जात और रफीद उद दौला का था। अब आता है बाबर। बाबर 1526 से 1530 तक भारत में रहा था। 4 साल तक इन्होंने शासन किया था, कम शासन रहा था इसका। जन्म 14 फरवरी 1483 फरगना में हुआ था। जन्म की डेट आप याद रख सकते हो, 14 फरवरी वैसे भी ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं। और बाबर भारत में आया तो मुगल साम्राज्य की यहाँ स्थापना हुई थी और एक ब्लैक शासन की भी शुरुआत मान सकते हो, आप याद करने के हिसाब से बता सकते हैं। पिता उमर शेख तुर्क वंश के थे, माता कुलतुग निगार खानम जो मंगोल वंश की थी। बाबर 11 वर्ष की आयु 1494 में शासक बन गया था। 11 वर्ष, मात्र 11 वर्ष की आयु में बाबर शासन शुरू कर दिया था। राजस्थान के चौहान वंश का शासक है पृथ्वीराज चौहान, वो भी 11 वर्ष की उम्र में शासक बन गया था 1177 में। वैसे ही बाबर भी 11 वर्ष की आयु में 1494 में शासक बन गया था। तुलुगुमा पद्धति सीखी थी, ईरानियों से बंदूक का प्रयोग सीखा था, सजातीय तुर्कों से घोड़ों का संचालन, कुश्तुनियाई तुर्कों से तोप खाने का प्रयोग। तोप खाने एवं बंदूक, तुलुगुमा पद्धति, इस सब का बाबर ने भारत में युद्धों के समय भी उपयोग किया था। बाबर जिस समय भारत में आया उस समय भारत में कौन से वंश के कौन से राजा थे और किस जगह पर क्या शासनकाल की स्थिति थी वो थोड़ी सी आप देख सकते हो। दिल्ली में इब्राहिम लोदी का शासन था, यानी लोदी वंश चल रहा था बाबर के समय। मेवाड़ में राणा सांगा था, संग्राम सिंह, जिसके साथ में ये खानवा का युद्ध लड़ता है और जीत जाता है और अपना यहाँ पे अधिकार कर लेता है। गुजरात में मुजफ्फर का सेकंड, मालवा में महमूद खिलजी सेकंड, बंगाल में नुसरत खां, विजयनगर में कृष्णदेव राय, बहमनी में कलीमुल्ला शाह। कृष्णदेव राय एक महत्वपूर्ण राजा था। बाबर भी अपनी आत्मकथा बाबरनामा में ये बताता है कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण एवं महान शासक हिंदू कृष्णदेव राय था। वो अपनी इस बाबरनामा में इसका उल्लेख करता है। हालांकि बाबरनामा में राणा सांगा का भी उल्लेख करता है, लेकिन वो बताता है कि उसको भारत में आक्रमण करने के लिए राणा सांगा ने भी बुलाया था। कई इतिहासकार इसका खंडन करते हैं। हमको उसके पीछे नहीं जाना है, बस कौन राजा था यही पॉइंट ध्यान में रखने हैं। उसके बाद है बाबर ने पहला आक्रमण। 1519 में बाजोर के किले पर बाबर का पहला आक्रमण था। भारत में इसका पहला आक्रमण था 1519 में बाजोर का किला। आप याद रख लेना, बाजार सर्वप्रथम बच्चा बाजार जाना शुरू करता है, इस हिसाब से देख लेना बाबर और बाजोर का किला। बेरा किला भारत का प्रवेश द्वार कह जाते हैं बेरा किला को, जिसको जीतने के लिए बाबर ने बारूद का उपयोग किया था और उसको जीत गया था। बाबर ने कुछ प्रमुख युद्ध लड़े थे जो इस प्रकार हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526, इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य। यहीं हमने ऊपर देखा था कि दिल्ली में बाबर के समय इब्राहिम लोदी शासक था, जिसके साथ बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था और उसमें जीत भी गया था। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। यहीं से मुगल साम्राज्य की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो जाती है और उसको सामना करने के लिए कोई महत्वपूर्ण राजा नहीं बच पाता है। राणा सांगा एक महत्वपूर्ण एवं महान शासक था। उसने अपनी विशेष
युद्ध पत्तियों के द्वारा राणा सांगा को हरा दिया था एवं मेवाड़ पर भी अधिकार कर लिया था। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को मेदिनी राय व बाबर के मध्य, इसी में बाबर विजयी हो गया था। गागरा का युद्ध 6 मई 1529 को महमूद लोदी व बाबर के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हो गया था। इसके बाद में 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हुई थी। आप देख लेना, इसका जन्म 14 फरवरी को हुआ था, मैंने बता दिया था, और 26 दिसंबर 1530 को इसकी मृत्यु हो गई थी। बाबर को पहले आगरा के नूर अफगान बाग में दफनाया, क्योंकि उसकी भारत में मृत्यु हुई थी और यहाँ पे उसको दफना लिया था। लेकिन ये उनका अस्थायी पति उन्होंने माना और वापस ही वहाँ काबुल ले गए, जहाँ से आए थे। स्थायी रूप से इसको काबुल में दफनाया गया, अस्थायी रूप से आगरा में दफनाया गया। अफगान बाग में, नूर अफगान बाग कहते हैं जिसको, वहाँ पर इसको दफनाया गया। बाबर के बारे में यही महत्वपूर्ण 4 युद्ध थे: पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और गागरा का युद्ध। जिन सभी युद्ध में बाबर जीत गया था और इस युद्धों में इसने तुलुगुमा युद्ध पद्धति का सर्वाधिक उपयोग किया था, जिसके कारण ये जीत गया था। खानवा का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। इसमें इसने अपनी गाजी की उपाधि धारण कर दी इस युद्ध को जीतने के बाद। इसके बाद दूसरा युद्ध राजा आता है हुमायूं। हुमायूं 1530 से 1556 के मध्य। लैनपुल नामक जो अभी लेखक हमने ऊपर देखा था, उसने कहा था हुमायूं का अर्थ भाग्यशाली है, लेकिन ये उसका उल्टा दुर्भाग्यशाली है। इसका शासन 1530 से 1556 के मध्य। पिता की इच्छा अनुसार भाइयों में शासन बांटने वाला एकमात्र शासक है। कामरान भाई अपने कामरान को काबुल व कंधार दे दिया था, अस्करी को संभल दिया था और हिंदाल को मेवात दिया था। अपने भाइयों को शासन बांटने में सबसे पहले कामरान जो हुमायूं का भाई था, उसने काबुल व कंधार दिया था, अस्करी को संभल दिया था, हिंदाल को मेवात दिया था। चौसा का युद्ध लड़ा था इसने 29 जून 1539 को शेर खां व हुमायूं, जिसमें हुमायूं हार गया था और यहाँ पे शेर खां अधिकार कर लेता है और हुमायूं यहाँ से निकल जाता है। चौसा के युद्ध में शेर खां जीतने के बाद वो शेरशाह की उपाधि धारण करता है और हुमायूं यहाँ से सिंध की तरफ चला जाता है। कनौज और बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1524 हुमायूं पराजित और पलायन। चौसा के युद्ध बाद इसने कनौज और बिलग्राम का भी युद्ध लड़ा था, जिसमें ये यहाँ से पलायन कर जाता है। 17 मई 1540 को हुआ था। हुमायूं 17 मई 1540 को तो यहाँ से पलायन करता है, लेकिन 1556 में मछीवाड़ा के युद्ध में ये वापस आता है और यहाँ से शासन स्थापित करता है। 1540 और 1555 के समय ये बाहर पलायन के दौरान बाहर रहता है, जिस समय यहाँ पर शासन शेरशाह सूरी का था। शेरशाह सूरी के बारे में 2-3 पॉइंट है जो इसमें ऐड नहीं है, मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ। शेरशाह सूरी का जन्म बजवाड़ा पंजाब में हुआ था, बजवाड़ा पंजाब में। इसकी शिक्षा जौनपुर में हुई थी। शेरशाह सूरी की शिक्षा जौनपुर में हुई थी। इसका मकबरा जो सासाराम बिहार में है, इसने खुद नहीं बना लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अभी हाल ही में आरपीसी द्वारा जो आरएस का एग्ज़ाम था, आरएस प्री का, उसमें ये सवाल भी पूछा गया था। सासाराम बिहार जो इसका मकबरा है किसके द्वारा बनाया गया, वाकई के अंतर्गत था, जिसमें सही गलत वो करना था। हुमायूं की भारत वापसी हमने जाना 15 मई 1555 को मछीवाड़ा के युद्ध में, और 22 जून 1555 सरहिंद युद्ध, और 23 जुलाई 1555 को हुमायूं शासक बनता है। 17 मई 1540 को यह हार जाता है। 17 मई 1540 कनौज या बिलग्राम के युद्ध में यह हार जाता है और यहाँ से पलायन कर जाता है, लेकिन 23 जुलाई 1555 को वापस शासक बनता है। 24 जनवरी 1556 शेरमंड पुस्तकालय दीन पनाह नगर की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो गई थी। इसलिए हुमायूं को कहा भी जाता है कि ये लड़खड़ा कर शासन किया और लड़खड़ा कर इसकी मृत्यु हो गई थी। हुमायूं 7 दिन अलग अलग कपड़े पहनता था। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ऐड कर दिया। ये अभी मैंने आपको पहले बता दिया था। हुमायूं का अर्थ भाग्यशाली, लेकिन ये दुर्भाग्यशाली था। ये लैनपुल ने मारा था। अबुल फजल ने हुमायूं की तुलना अरस्तु से की थी। किसने की थी? अबुल फजल ने की थी। किसकी की? हुमायूं की अरस्तु से तुलना की थी। हुमायूं ने तबद-ए-अदल न्याय ढोल व दिल्ली में मीना बाजार की शुरू किया था। ये न्याय आमजन को न्याय दिलाने के मकसद से इसने तबद-ए-अदल की स्थापना की थी और मीना बाजार शुरू किया था। इसके बाद में आता है अकबर। अकबर एक महान शासक था।
धर्मनिरपेक्ष की नीति पर चला, सभी को एक समान अधिकार देने के साथ साथ आम जनता की भलाई एवं एक बेहतरीन राजा उभर कर आया था। इसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में हुआ था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 अमरकोट में हुआ था। पिता हुमायूं, माता हमीदा बेगम। बचपन का नाम जलालुद्दीन, बहुत कम जगह पर लिखा होता है, याद कर लीजिए। इसका बचपन का नाम जलालुद्दीन था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका संरक्षक बैरम खां था। राज्याभिषेक कलान और गुरदासपुर में बैरम खां द्वारा ईंटों के शासन, अस्थायी कह सकते हैं हमको, शुरू में जिसका राज्याभिषेक हुआ था और इसका गुरदासपुर में हुआ था, बैरम खां द्वारा किया गया। ईंटों का नॉर्मल एक सिंहासन बनाकर उस पर राज्याभिषेक कर दिया था। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर आदिल शाह सूर्यानी हैमू के मध्य हुआ था। इसमें अकबर विजय यानी अकबर की तरफ से बैरम खां ने जो लड़ा था और विजयी हो गया था। 31 जनवरी 1561 पाटन गुजरात, मुबारक खां लोहानी ने बैरम खां की हत्या कर दी। बैरम खां वही जो अकबर का संरक्षक था, उसकी हत्या कर दी थी 1561 में। एक बीच में 2-3 फैक्ट है, आप देख सकते हो। 1560 से 1562 के मध्य महाम अनगा, आदम खां और जीजी अनगा, ये 3 नाम है, इसने शासन चलाया था 2 साल के लिए, जिसको पेटीकोट सरकार कहा जाता है। उसके बाद में अकबर के प्रमुख युद्ध। अकबर एक महान शासक था और यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा है। अकबर को आप ढंग से पढ़ लीजिएगा एवं इस फैक्ट को बार बार रिवाइज करते रहिए, आपका सवाल गलत होने की चांसेस बिल्कुल कम रह जाते हैं, क्योंकि रीट में सवाल सीधा आता है। इतने तर्क संगत के हिसाब से या हम कह सकते हैं कथन के हिसाब से आने की संभावना कम है। अकबर ने 1561 में मालवा का युद्ध लड़ा था। गुजरात अभियान 1572 से 73 के मध्य लड़ा था। और आप राजस्थान जीके में पढ़ते ही हो, गुजरात अभियान के दौरान राय सिंह वगैरह साथ में थे। अहमदनगर 1595 से 1597, चित्तौड़ अभियान 1567 से 68, जो चित्तौड़ का दूसरा साका भी हुआ था उदय सिंह के समय। हल्दी घाटी का युद्ध 1576, आम जन को याद है, सभी को याद ही है, महाराणा प्रताप के वसे खिलाफ लड़ा था और अनिर्णायक युद्ध भी माना जाता है और कोई महाराणा प्रताप को विजयी बनता है। कंधार अभियान 1595 में। असीरगढ़ विजय थोड़ा इंपॉर्टेंट, फर्स्ट एंड लास्ट हमेशा ही इंपॉर्टेंट ही होती है। असीरगढ़ विजय अकबर की अंतिम विजय मानी जाती है 1601 में। असीरगढ़ याद रह जाएगी और याद करनी भी पड़ेगी, क्योंकि सवाल आने के चांसेस ज़्यादा है अकबर से। उसके बाद में है जहांगीर, 1605 से 1627 के मध्य इसका शासनकाल था। एंड एक तो पॉइंट है जो अकबर के बारे में, इसके अलावा अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। आपने सुना भी होगा 9 रत्न अकबर के दरबार में थे। उसके नाम एक बार हम देख लेते हैं, आपको याद रहे तो अच्छी बात है और करने की कोशिश करिए, एक आध सवाल आ भी जाता है। सबसे पहले था बीरबल। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था, हिंदू आदमी था। बीरबल न्याय का विभाग का प्रमुख था और न्याय के लिए जो भी निर्णय होता था बीरबल को पूछकर ही लिया जाता है। पहला बीरबल, दूसरा टोडरमल। टोडरमल भू राजस्व या वित्त मंत्री, दोनों विभाग इसके पास में थे, भू राजस्व और वित्त मंत्री, ये टोडरमल के बाद में थे। उसके बाद में अबुल फजल, जिसने अकबरनामा नामक पुस्तक लिखी थी, आईन अकबरी और अबुल फजल, इसके बारे में जो भी व्याख्या की थी वो अबुल फजल ने ही की थी। अबुल फजल। और अगला है फैजी। फैजी ये भी इसका नवरत्न में शामिल था। फैजी को राजकवि कहा जाता था अकबर के दरबार में। इसके बाद में तानसेन, जिसका वास्तविक नाम रामतनु पांडे था, जो ग्वालियर के संगीत महाविद्यालय से संगीत सीखा था और संगीत का ज्ञाता था, तानसेन। उसके बाद में अब्दुल रहीम, जिसको अब्दुल रहीम खाना भी कहा जाता है। और एक था मान सिंह, जयपुर शासक था कछवा। और एक था मुल्ला दो प्याजा। एक था हकीम हुकाम। अकबर के नवरत्न एक बार देख ली, बीरबल, टोडरमल, फैजी, अबुल फजल, तानसेन, अब्दुल रहीम खाना, मान सिंह, मुल्ला दो प्याजा और हकीम हुमा। तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था और ये संगीत से संबंधित था। और फैजी को राजकवि कहा जाता है। टोडरमल वित्त मंत्री एवं भू राजस्व का प्रमुख था। बीरबल
जिसका वास्तविक नाम महेशताज था और न्याय विभाग का प्रमुख था। उसके बाद में जहांगीर 1605 से 1627 तक इसका शासनकाल था। वास्तविक नाम सलीम था। जन्म शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में इसका जन्म हुआ था। पिता अकबर था और माता हरखा बाई था, जो हिंदू शासक की पुत्री थी हरखा बाई। पत्नी नूरजहां, जिसको मेहरुनिसा भी कहा जाता था। राज्याभिषेक 3 नवंबर 1605 में हुआ था आगरा के किले में, और इसने स्वयं मुकुट पहन लिया था। इसके बाद में जहांगीर जोधपुर की जगत गोसाई से विवाह करता है और उसका उपनाम मलिका जहां कहता है, जिससे पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम खुर्रम था। और मानबाई जो आमेर के कछवा वंश की राजकुमारी थी, जिससे शादी करता है और उसका उपनाम रखता है शाह बेगम, जिसे खुसरो उत्पन्न हुआ था, यानी खुसरो उनका पुत्र था। जहांगीर ने आगरा के शाहबुर्ज में न्याय की जंजीर लगाई थी। न्याय की जंजीर आप नाम से भी आप ये समझने का प्रयास कर सकते हो। किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है वो यहाँ आकर जंजीर खींच लेता था और उसकी सुनवाई होती थी। उसके बाद में खुसरो का साथ देने के कारण अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी, इसने करवा थी जहांगीर ने। अर्जुन देव जो सिख गुरु था, खुसरो इनका राजाओं एवं इनके पुत्रों में जो उत्तराधिकार के लिए जो भी युद्ध चल रहा था, मतभेद चल रहा था, उसको लेकर इसने अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी। 1615 में मुगल मेवाड़ संधि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हो, क्योंकि मेवाड़ का राजा उस समय अमर सिंह था। अमर सिंह प्रथम जो महाराणा प्रताप का पुत्र था, जिसके साथ 5 फरवरी 1615 को अमर सिंह और जहांगीर के मध्य मुगल मेवाड़ संधि हुई थी, जो राजस्थान के इतिहास को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि वर्षों का लंबा संघर्ष चलता आ रहा था, उस पर विराम लग गया था एवं एक शांति की नींव स्थापित हुई थी, एवं जिसको लेकर मेवाड़ में स्थापत्य कला का विकास हुआ था एवं कई सारा विकास का आयाम लगा सकते हैं। लेकिन अमर सिंह की दृष्टि में ये बहुत ही हीन कार्य माना जाता था और एवं अमर सिंह का शासनकाल से मन भी उठ गया था। कैप्टन हॉकिंग्स व टॉमस रो भारत आए थे, थोड़े नाम याद रखना। जहांगीर के समय कैप्टन हॉकिंग्स व टॉमस रो भारत आए थे। जनवरी 1616 में टॉमस रो ने मैगजीन दुर्ग में जहांगीर से मुलाकात की थी। एक बार किसी एग्जाम में ये पूछ भी लिया गया था। जनवरी 1616 में टॉमस रो ने मैगजीन दुर्ग में जहांगीर से मुलाकात की। 1627 में लाहौर में इसमें मृत्यु हो गई थी। 1605 में शासक बनाया, 1627 में मृत्यु हो गई थी। जहांगीर का शासनकाल इतना ही था। लाहौर के शाहदरा में इसका मकबरा है। तंबाकू खेती प्रारंभ की थी। शाही आदेशों में नूरजहां की मुहर लगती थी, यानी जहांगीर के शासनकाल में जो भी शाही आदेश निकाले जाते थे, उसके साथ में जहांगीर के साथ नूरजहां जो इसकी पत्नी थी उसका भी मुहर लगती थी। मराठों को मनसबदारी में शामिल किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। जहांगीर ने सबसे पहले मराठों को अपने मनसबदारों में शामिल किया था, याद रखिएगा। उसके बाद में शाहजहां 1628 से 1658 तक इसका शासनकाल था। धार्मिक नीति के हिसाब से एक कट्टर शासक था और जहांगीर का काल चित्रकला की दृष्टि से स्वर्णकाल माना जाता है। ये आप देख लीजिए, जहांगीर चित्रकला और शाहजहां स्थापत्य कला, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अगर आपको थोड़ा बहुत हिंट भी लगे कोई सवाल में और चित्रकला से संबंधित है और ज़्यादातर जहांगीर होगा, स्थापत्य शाहजहां का था। सिजदा व पाबोस एक नीति थी। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए ये सिजदा व पाबोस की नीति किसने शुरू की थी। इसको बंद शाहजहां ने कर दिया था। मैं आपको बता दूं, सिजदा व पाबोस बलबन द्वारा शुरू की गई एक नीति थी। जो राजा का दरबार लगता था वहाँ पर ये सिजदा व पाबोस एक तरह का शाही फरमान था, वो मानना पड़ता था। इलाही संवत इसने बंद कर दिया था शाहजहां ने, जो अकबर द्वारा 1575 में शुरू किया गया था। इसको इसने बंद कर दिया था, उसकी जगह पे हिजरी संवत शुरू कर दिया था। इसने इस शासनकाल के समय कुछ उत्तराधिकारी युद्ध हुए थे। बहादुरगढ़ का युद्ध, धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, खजुआ का युद्ध और दोराई का युद्ध। इसी क्रम में याद रखनी है, बहादुर, धर्मत, सामूगढ़, खजुआ और दोराई। आप ये याद रखना, ये शाहजहां के काल में हुए थे। शाहजहां के काल में 3-4 विदेशी यात्रियों ने भारत की यात्रा की थी। ट्रेवनियर जो फ्रांस का था वो आया था। बर्नियर फ्रांस का था, जिसकी पुस्तक है द ट्रेवलर्स मुगल एम्पायर जो हम पढ़ते हैं। मनोची इटली का यात्री था। पितरमुंडी अंग्रेज का शासनकाल अंग्रेज था जो यहाँ पे आया था।
इसके बाद में औरंगजेब 1658 से 1707, जन्म 1618 में हुआ था। प्रथम राज्याभिषेक जुलाई 1658 में, सेकेंड जून 1659 में। 1 वर्ष के अंतर में इन दोनों इसका पहले अस्थायी राज्याभिषेक किया गया, उसके बाद में स्थायी राज्याभिषेक किया गया। इसकी उपाधियाँ बहादुर और आलमगीर। बहादुर उपाधि इसको शाहजहाँ द्वारा दी गई थी। आलमगीर शाही दरवेश और जिंदा पीर। जिंदा पीर औरंगजेब को वैसे ही कहा जाता है। एक निर्दयी शासक था और एकदम कट्टर शासक था। इसने हिंदुओं पर तो इतने कर और इतने अत्याचार किए थे जिसकी कोई हद ही नहीं थी। अकबर हिंदुओं की दृष्टि से एक इम्पोर्टेंट शासक था। उसने सभी को एक दृष्टि से देखा था। 2-4 फैक्ट जो अकबर के बारे में शायद नहीं लिखे गए, मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ। अकबर ने 2-3 नीतियाँ अपनाई थी। एक तो 1562 में अकबर ने दास प्रथा को समाप्त किया था। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा, उसके अंदर के लिए लिख दूँगा। 1562 में दास प्रथा, 1563 में तीर्थ यात्रा कर होता है उसको इसने समाप्त कर दिया था। 1575 में इसमें एक इबादत खाने की स्थापना की थी अकबर ने। 1575 इबादत खाना, और उसने जजिया कर भी समाप्त कर दिया था। और 1583 में इलाही संवत की शुरुआत की थी। इलाही संवत की शुरू की थी। और इसने रामदास जी एक सिख गुरु थे, उसको 500 बीघा जमीन भी दान में थी। इसके अलावा इसने हिंदुओं एवं मुसलमानों को एक दृष्टि से देखा था। लेकिन औरंगजेब, जिसकी उपाधि हमने देखी कि जिंदा पीर कहा जाता था, जिसने हिंदुओं पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किए थे, जिसको बहादुर की उपाधि शाहजहाँ ने दी थी। 1669 में बनारस घोषणा द्वारा मंदिर व पाठशाला तोड़ने का आदेश दे दिया था। सर्वाधिक हिंदू मंदिर औरंगजेब के द्वारा ही तोड़े गए थे और ये घोषणा बनारस घोषणा मानी जाती है। ये याद रखना, नाम से थोड़ा अलग लगेगा कि बनारस घोषणा कोई दूसरी हो सकती है, लेकिन 1669 में बनारस घोषणा, जिसके द्वारा मंदिर व पाठशालाओं को तोड़ने का फरमान औरंगजेब द्वारा जारी किया गया था। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार, थोड़ा उल्टा है, क्योंकि देखने में आपको अजीब लगेगा कि सर्वाधिक हिंदुओं पर अत्याचार भी इसने किया था, लेकिन सर्वाधिक हिंदू मनसबदार भी औरंगजेब के समय ही थे। 1679 में पुनः जजिया लागू कर दिया था। 1678 में जसवंत सिंह की जमरूद में मृत्यु हुई थी, उसके ऊपर इसने कहा था आज कुफर का दरवाज़ा टूट गया। जसवंत सिंह जोधपुर का राठौड़ शासक था, जिसकी जमरूद में मृत्यु हो गई थी। वहाँ पर औरंगजेब ने ही उनको वहाँ पर भेजा था। वहाँ पर उनकी मृत्यु होने के बाद इसने कहा आज कुफर का दरवाज़ा टूट गया, यानी आज एक विरोधी दरवाज़ा था वो टूट गया था। इसके समय बूंदीला व जाटों का विद्रोह हुआ था। राजा राम जाट ने सिकंदरा अकबर के मकबरे से हड्डियाँ निकालकर जला दी थी। राजा राम जाट, क्योंकि जाटों का विद्रोह औरंगजेब के समय बहुत ही तेज हो गया था, क्योंकि इसने हिंदुओं पर अत्याचार शुरू कर दी थी। एक राजा राम जाट एक विद्रोही था जिसने अकबर के जो मकबरा है सिकंदरा में, वहाँ से उसकी हड्डियाँ निकाल दी और जला दी थी। तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया था। अब हमने एक फैक्ट पहले पढ़ा था, अर्जुन देव गुरु, उसको मृत्युदंड किसने दिया था? अर्जुन देव को जहांगीर ने दिया था। अब याद रखने के लिए मैं आपको एक फैक्ट बता दूं, अर्जुन जय यहाँ भी आता है, जय यहाँ है। आप कैसे भी करके आपका सवाल सही होना चाहिए। बाकी लंबी आपको पीएचडी करनी है नहीं मुगल साम्राज्य टॉपिक में। प्रसिद्ध जलपोत गज स्वाई जहाजी बेड़े में शामिल किया था औरंगजेब ने। गज स्वाई, अब आप यहाँ ऑप्शन देकर कोई स्वाई जय सिंह वगैरह मत कर लेना। गज स्वाई जहाजी बेड़ा औरंगजेब ने अपने शासन में शामिल किया था। औरंगाबाद में रुबिया दुर्रानी का मकबरा बनाया था, जिसे बीवी का मकबरा या दक्षिण का ताजमहल कहते हैं। लेकिन कई लेखकों ने कहा ये ताजमहल की फूहड़ नकल है। बनाने की कोशिश तो ताजमहल के समान की थी, लेकिन एक घटिया ताजमहल बन गया था। उतना अच्छा नहीं बना जितना वो ताजमहल था। वो रुबिया दुर्रानी का मकबरा है, जिसे दक्षिण का ताजमहल कहते हैं। उसके बाद में 1685 में इसने बीजापुर की विजय की थी और 1687 में गोलकुंडा की विजय प्राप्त की थी। राजाओं के बाद में या शासकों के बारे में जो हमने 3-4 बातें हर राजा के बारे में या शासक के बारे में की, इसे बाहर जाने के चांसेस बिल्कुल कम है, क्योंकि रीट में ये पूरा सामाजिक अध्ययन टॉपिक ही 10 नंबर का है, यानी 5 सवाल आएंगे, तो एक आध सवाल बनने की यहाँ से गुंजाइश बनती है। उसमें आप ज़्यादा डीपली जानने की कोशिश मत करना। इस पीडीएफ को पढ़ लेना और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेना, आपका सवाल गलत होने के चांसेस बिल्कुल कम है। मुगल काल को भारतीय इतिहास का द्वितीय क्लासिक युग कहा जाता है। अब आप बताएंगे पहला क्लासिक युग गुप्त काल को कहा जाता है।
उसमें चित्रकला स्थापत्य कला का स्वर्णकाल था और द्वितीय मुगल काल को कहा जाता है। बाबर ने जो भी स्थापत्य कला या कोई मस्जिद का निर्माण किया था उनको एक 2-3 फैक्ट में रूप में हम जानेंगे। बाबर ने पानीपत के निकट काथोली मस्जिद, संभल की जामा मस्जिद एवं नूर अफगान बाग का निर्माण किया था। ये 3 फैक्ट है बाबर के। काथोली मस्जिद, संभल की जामा मस्जिद और नूर अफगान बाग। नूर अफगान बाग वही है जहाँ पर बाबर को अस्थायी रूप से दफनाया गया था। आगरा में बाबर ने ही बनाया था, इसलिए उसको वहाँ पे दफनाया गया था। एक है काथोली मस्जिद, एक है जामा मस्जिद, ये 2 मस्जिद है और एक नूर अफगान बाग है, ये बाबर ने बनाया था। हुमायूं ने दीन पनाह नगर दिल्ली का निर्माण किया था, दीन पनाह नगर, जहाँ पर ये सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी, दीन पनाह नगर। शेरशाह ने पुराने किले में किला कुहना मस्जिद बनाई थी। हुमायूं को युद्ध में पराजित करने कनौज या बिलग्राम का युद्ध आपने पढ़ा है, 17 मई 1540। कनौज या बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540, जिस युद्ध के बाद में हुमायूं हार जाता है और यहाँ से पलायन कर जाता है, जिसके बाद शेरशाह का यहाँ पे शासन शुरू होता है, जिसके लिए इन्होंने किला कुहना मस्जिद का निर्माण किया था शेरशाह ने कनौज या बिलग्राम युद्ध के बाद में ही शेरशाह की उपाधि धारण की थी। बिहार के रोहतास के सासाराम में शेरशाह का मकबरा है, जो इसने खुद नहीं बनाया था और खुद का मकबरा है। वे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अकबर के काल की पहली इमारत है हुमायूं का मकबरा, अपने पिता के लिए बनाया था हुमायूं का मकबरा, जिसमें गुम्बद का प्रयोग सर्वाधिक हुआ। स्थापत्य कला की दृष्टि से देखिए तो गुम्बद जो मकबरे में ऊपर से गोलाकार रूप में होता था उसका प्रयोग किया गया था। हुमायूं का मकबरा निर्माण बेगम और इसका वास्तुकार था मीर मिर्जा व्यास। वास्तुकार थोड़ा याद रखना, मीर मिर्जा व्यास था। इसका हुमायूं का मकबरा निर्माण बेगम द्वारा किया गया था। अकबर ने कुछ किलों का निर्माण किया था, अटक, कटक, आमेर, आगरा, लाहौर और इलाहाबाद। अब आप याद कर सकते हो। अटक कटक तो वैसे भी याद करने में सिंपल है, और एक अजमेर जो हम राजस्थान के जीके में पढ़ते हैं अकबर द्वारा बनाया गया किला था। एक है आगरा का किला, लाहौर और इलाहाबाद। लाहौर वैसे ही स्पेशल जगह है उस समय के लिए जहाँ पे किले का निर्माण किया था। आगरा में तो बाबर ने भी नूर अफगान बाग बनाया था, इसलिए अकबर ने यहाँ भी किले का निर्माण किया था। एक है इलाहाबाद। अब आप याद कर देना, ये 3 और 3 6 किले हैं, अटक, कटक, अजमेर, लाहौर और आगरा का किला। अकबर काल में फारसी शैलियों का हिंदू एवं बौद्ध शैलियों का मिश्रण है। फतेहपुर सीकरी 1569 में अकबर द्वारा निर्माण किया गया, जिसका वास्तुकार था बाहुद्दीन। ये वास्तुकार इंपॉर्टेंट है, आरपीसी एवं अधीनस्थ बोर्ड पिछले 2-3 एग्जाम में ये वास्तुकार पूछने का सिलसिला थोड़ा ज़्यादा है। उसके बाद है दीवान आम, जोधाबाई का महल, मरियम महल, बीरबल का महल, बुलंद दरवाज़ा, तुर्क की सुल्तान का महल, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह और जामा मस्जिद, ये अकबर द्वारा बनाए गए हैं। दीवान आम, दीवान खास, जोधाबाई का महल, मरियम महल, बीरबल महल, बुलंद दरवाज़ा, तुर्क की सुल्ताना का महल, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह और जामा मस्जिद। जहांगीर के समय पहली इमारती अकबर का मकबरा। इस समय यही चलता था कि पिता का मकबरा उनके पुत्र द्वारा बनाया जाता था, क्योंकि अकबर ने हुमायूं का मकबरा बनाया था और जहांगीर ने अकबर का मकबरा बनाया था। कहाँ बनाया था? सिकंदरा, यूपी में। हम पढ़कर आ चुके हैं। ये मकबरा था जो अकबर का मकबरा गुम्बद विहीन मकबरा था, और अकबर ने जो हुमायूं का मकबरा बनाया था और गुम्बद का प्रयोग किया गया था, और जहांगीर ने गुम्बद का प्रयोग नहीं किया था। सिकंदरा यूपी आपको याद रह जाएगा, क्योंकि वहाँ पर राजा राम जाट ने हड्डियों को जला दिया था औरंगजेब के समय, क्योंकि औरंगजेब ने अत्याचार हिंदुओं पर ज़्यादा कर दिए थे। शानदाह लाहौर में जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी, उसने लाहौर में जहांगीर के मकबरे का निर्माण किया था। नूरजहां वैसे भी इसके लिए प्रिय थी, क्योंकि जहांगीर के शासनकाल में जो भी शाही फरमान या आदेश जारी होते थे उसमें जहांगीर के साथ साथ नूरजहां का भी साइन या मुहर होती थी। अब आप देख सकते हैं इसका कद कितना बड़ा था। दिल्ली में अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा बनाया था। अब्दुल रहीम खान खाना आप बताएंगे कमेंट में कौन था? अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के समय नवरत्न में शामिल था। अब्दुल रहीम खान खाना। शाहजहां के शासनकाल में स्थापत्य कला का स्वर्णकाल माना जाता है, क्योंकि इसके समय भारत की सबसे प्रमुख एवं बेहतरीन इमारत ताजमहल का निर्माण हुआ था। ताजमहल के बारे में 2-3-4 फैक्ट हैं जो आज तक आपने पढ़े नहीं होंगे, अगर पढ़े भी है तो भी आपका रिवाइज हो जाएगा। ताजमहल इसको बनाने में 22 वर्ष लगे थे। वास्तुकार था अहमद लाहौरी। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बता दूं, अहमद
लाहौरी। अभी हमने एक वास्तुकार ऊपर पढ़ा था या भूल गए, फतेहपुर सीकरी जो अकबर ने बनाई थी 1569 में, उसका वास्तुकार था बहाउद्दीन। प्रधान मिस्त्री था उस्ताद ईसा खां। यूनेस्को में शामिल 1983 में की थी। ताजमहल को यूनेस्को में शामिल कब किया गया? 1983 में। यूनेस्को में शामिल होने के बाद में उसका संरक्षण एवं दायित्व बढ़ जाता है और उसका रख रखाव शुरू होता है। शाहजहां ने दिल्ली में क्या बनाया था? जामा मस्जिद, लाल किला, रंग महल, तख्ते हाउस और एक लाल किला। लाल किले का वास्तुकार था हमीद अहमद और ताजमहल का वास्तुकार था अहमद लाहौरी और लाल किले का वास्तुकार था हमीद अहमद। लाल किले के दीवाने खास महल के बारे में अमीर खुसरो ने कहा है, दुनिया में कहीं सरो गया तो यहीं है। लाल किला जो दिल्ली में है, शाहजहां द्वारा बनाया गया है, जिसका वास्तुकार हमीद अहमद है, जिसके बारे में अमीर खुसरो ने कहा था कि अगर दुनिया में कहीं भी सरो गया तो यहीं है। कहाँ पे? लाल किले में। तख्ते हाउस जो शाहजहां ने जिसका निर्माण किया था, जिसके निर्माता बेबादल खां थे, जिसको नादिर शाह लूट कर ले गया था। नादिर शाह ने 1561 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा था, जिसके अंतर्गत ये इसको यहाँ से लेकर चला गया था। औरंगजेब ने स्थापत्य कला की दृष्टि से मोती मस्जिद दिल्ली का निर्माण किया था। मोती मस्जिद दिल्ली में। जामा मस्जिद आपने अभी पढ़ा है, शाहजहां ने बनाई थी दिल्ली में, लेकिन मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनाई थी। उसके बाद में थोड़ा चित्रकार है 3-4 जो इम्पोर्टेंट है, आप एक बार याद करने की कोशिश करिए। बाबर के समय चित्रकार था बेहजाद। ब से बाबर, ब से बेहजाद, यानी पहला चित्रकार मान सकते हैं, क्योंकि बाबर के समय चित्रकला इतनी विकसित नहीं थी जितनी जहांगीर के समय थी। बाबर के समय चित्रकार था बेहजाद। हुमायूं के समय चित्रकार था मीर सेहद अली, जिसने हजमनामा का चित्र बनाया था। एक था अब्दू समद, जिसे सीरी कलम का चित्र बनाया था। हजमनामा 1200 चित्रों का संकलन है, यानी इसको मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। एक चित्र नहीं है, कई चित्रों का संकलन है इसके अंतर्गत। अब 2 चित्र हुमायूं के चित्रकार थे, मीर सेहद अली और अब्दू समद। इसके अलावा हजमनामा जिसमें 1200 चित्रकार थे और इसको मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। एक फारसी नायक था अमीर रजा की वीर गाथाएं। इसमें ये भी अमीर रजा की जो वीर गाथाएं हैं, ये हजमनामा के अंदर भी शामिल की गई है। अकबर का अग्रणी चित्रकार था दसवन और सर्वोत्कृष्ट चित्रकार था वो था बसावन। अकबर के समय 2 चित्रकार महत्वपूर्ण हैं, दसवन और बसावन। और हुमायूं के समय मीर सेहद अली और अब्दू समद। और बाबर के समय बेहजाद। रूप चित्र बनाया था, किसने बनाया? बसावन और दसवन ने, जो इम्पोर्टेंट थे अकबर के समय, इसने रूप चित्र बनवाया था। हुमायूं इन दोनों चित्रकार को ईरान से लाया था। मीर सैयद अली और अब्दुल समद ये दोनों चित्रकार थे, इसको ईरान से लेकर आया था हुमायूं, और यहाँ पर चित्रकला को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। अब है हजमनामा, जो मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है, जिसमें 1200 चित्रों का संकलन है। इसके बाद में है अकबर। अकबर का एक कोटेशन है जिसे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो चित्रकला में कितनी रुचि रखता था। अकबर ने कहा था, जो चित्रकला से नफरत करता है मैं उनसे नफरत करता हूँ। अकबर ने क्या कहा था? जो चित्रकला से नफरत करता है मैं उनसे नफरत करता हूँ, जिसके कारण अकबर ने चित्रकला को आगे बढ़ाने के बहुत प्रयास किए थे। अकबर के समय चित्र दसवंत, ये दसवंत आप देख सकते हो, ये प्रथम चित्रकार था। इसका प्रमुख चित्र है तूतीनामा। दसवन इसका एक प्रमुख चित्र है तूतीनामा, और ये अकबर के समय का प्रथम चित्रकार है। एक है बसावन। बसावन ये मजनू एवं घोड़ों के साथ में चित्र बनाता था। बसावन इंपॉर्टेंट फैक्ट है, घोड़े के साथ चित्र किसी एग्जाम में पूछा भी गया था, घोड़े के साथ चित्र। और इसने रूप चित्र बनवाया था। अकबर के समय 2 महत्वपूर्ण चित्रकार हैं, दसवन और बसावन। इसके बाद में जहांगीर। जहांगीर के समय मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल है, मैंने आपको पहले भी बताया। शाहजहां के समय स्थापत्य कला का स्वर्णकाल है और जहांगीर के समय चित्रकला का स्वर्णकाल है। आगरा में अकारिजा के नेतृत्व में चित्रशाला का निर्माण किया था। अगर स्वर्णकाल है तो चित्रशाला का निर्माण किसने किया होगा? जहांगीर ने किया था। किसके निर्देशन में? अकारिजा खां के नेतृत्व में। प्रमुख चित्रकार अबुल हसन, मंसूर, फारूक बेग, गोवर्धन, बिशनदास और मनोहर। उस्ताद मंसूर नाम से भी लग रहा है प्रकृति से संबंधित था। इसने सर्वाधिक चित्र पशु पक्षियों एवं
प्रकृति के बनाए थे, यानी उस्ताद मंसूर के चित्र जो भी थे वो प्रकृति से संबंधित थे। हमने ऊपर पढ़ा है कि अकबर के समय था वो एक चित्रकार बसावन जिसने घोड़ों के साथ या मजनू ऐसे चित्र बनाए थे, लेकिन उस्ताद मंसूर ने प्रकृति का चित्र बनाया था। अकबर का प्रथम चित्रकार था दसवन जिसका चित्र था तूतीनामा। जहांगीर सपने चित्र, संतपाल चित्र और सिंहासन रोहण ये अब्दुल हसन के। जहांगीर के सपने चित्र, संतपाल का चित्र और सिंहासन रोहण ये अब्दुल हसन के। जहांगीर ने स्वयं मुर्का एवं गुलशन चित्रावली का निर्माण किया था। ये चित्रकला में ज़्यादा ही रुचि लेता था। इसने चित्रशाला का भी निर्माण किया था आगरा में, एवं इसने खुद चित्रावली का निर्माण किया था। औरंगजेब के समय चित्रकला एकदम खत्म हो गई थी, यानी बंद सी हो गई थी। इसके बाद में 2-3 इफेक्ट है जो आप देख सकते हो, यानी एक कृष का या घोड़े का चित्र मैं बताया था बसावन के समय, अकबर के समय था। साइबेरिया यानी प्रकृति का चित्र उस्ताद मंसूर के समय जहांगीर में, एंड पुष्प ये भी मंसूर के समय ही है, जहांगीर के समय। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र ये फारूक बेग के हैं। ज़्यादा से चित्र जो भी बने हैं वो जहांगीर के शासनकाल में ही बने, क्योंकि चित्रकला का स्वर्णकाल था। ये अब लास्ट पेज पर हम पहुंच गए हैं। टॉपिक से संबंधित आपके जो भी डाउट है कमेंट में छोड़ दीजिए, एवं आपको क्लास कैसी लगी एक बार आप कमेंट में ज़रूर बताइए। अकबर के संगीतकार हरिदास, तानसेन, चांद खां, रामदास, सुरजन, बाज बहादुर। तानसेन हम देख कर आए हैं, रामतनु पांडे और राम तानसेन ये सभी अकबर के संगीतकार थे। जहांगीर के संगीतकार हमजान, मच्छू, खुर्रम, सत्तर खां, परवेज दाद, गज़ल गायक शौकी खां जिसको आनंद खां की उपाधि दी थी। संगीतकार इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको मैं एक बार बता दूं, याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। शाहजहाँ के संगीतकार थे खुशहाल खां, सूरसेन, लाल खां और रामदास। शाहजहाँ ने लाल खां को गुण समुद्र की उपाधि दी थी। लाल खां जो शाहजहाँ के समय का एक प्रमुख संगीतकार था, जिसको शाहजहाँ ने लाल खां को गुण समुद्र की उपाधि दी थी। औरंगजेब संगीत विरोधी था परंतु वीणा वादक था। 2 फैक्ट है, औरंगजेब संगीत का तो विरोधी था लेकिन वीणा वादक था, स्वयं बजाता था, लेकिन अकबर नगाड़ा बजाया करता था। प्रमुख वाद्य यंत्र था अकबर का नगाड़ा। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सर्वाधिक पुस्तकें लिखी थी। औरंगजेब के समय संगीत पर ज़्यादा पुस्तकें लिखी गई थी, लेकिन इतना संगीत को तवज्जो नहीं दी थी। फ़कीरुल्लाह ने संगीत ग्रंथ का अनुवाद राग दर्पण में किया। मोहम्मद शाह रंगीला ने प्रिया नाम से ख्याल लिखता था। इसी के साथ आपका ये टॉपिक पूरा होता है। मुगल साम्राज्य के बारे में आपके जो भी डाउट है आप एक बार हमें ज़रूर शेयर करिएगा।